हाय एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शोधार्थी। और जैसे आप सभी को पता है कि पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था इस बार, वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है और आंसर किया गया है। और बहुत दोस्त जो हैं वो रिसर्च प्रपोजल के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आंसर किए आने के बाद बहुत दोस्त का लग रहा है कि उनका इंटरव्यू भी होगा जेएनयू के अलग अलग सेंटर में, खासकर सीपीएस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी या लॉ एंड गवर्नेंस, बहुत लोगों ने जेआरएफ के थ्रू आपके फॉर्म भरा है। तो बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि आप किसी ऐसे दोस्त के साथ वीडियो बनाइए जिन्होंने पिछले बार इंटरव्यू दिया हो और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। तो उसी पर बात करने के लिए कि इंटरव्यू को लेकर क्या एक प्लानिंग होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस पर बात करने के लिए मेरे दोस्त हिमांशु हैं, जिन्होंने पिछले बार अलग अलग जगह पर पीएचडी के लिए ट्राई किया था और इनका अलग अलग सेंटर और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हुआ था पीएचडी में। लेकिन फाइनली इन्होंने सीपीएस सेलेक्ट किया और सीपीएस में अभी हम लोग साथ में कोर्स वर्क कर रहे हैं और कोर्स वर्क खत्म होने वाला है दिसंबर में। तो हिमांशु का हम एक्सपीरियंस जानेंगे और इनका जो प्लानिंग था, स्ट्रेटजी था आपके रिसर्च प्रपोजल को लेकर या इंटरव्यू को लेकर, तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने के प्रयास किया जाएगा। तो हिमांशु एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन, मास्टर्स और आपका पीएचडी में क्या टॉपिक है, थोड़ा सा उसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करेंगे। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा अंडर ग्रेजुएशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। इसके बाद मैंने मास्टर्स किया डीयू से। उसके बाद मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ सीपीएस से। फर्स्ट ईयर है, हम लोगों का कोर्स वर्क चल रहा है और मेरा जो टॉपिक है वो हिंदुत्व, पॉलिटिक्स और ट्राइबल्स के इंटरफेस में है। मैं बेसिकली वनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काम को देख रहा हूँ। ओके, तो हिमांशु हम लोग इससे चालू करते हैं। जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू प्रोसेस में जाने से पहले रिसर्च प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च प्रपोजल में अगर आपका सही से आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाते हैं, उसका फॉर्मेट सही नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले ही काफ़ी इंप्रेशन आपका खराब हो जाता है। तो आपने रिसर्च प्रपोजल जब बनाया था तो किन किन बातों को ध्यान रखा था? आपके हिसाब से किन किन पॉइंट पर है जो रिसर्च प्रपोजल बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं बेसिकली दो चीज़ें ज़रूरी मानता हूँ। पहला तो ये कि जब भी हम बीए या जब से हमें रिसर्च में इंटरेस्ट शुरू होता है, तब से हमारा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नेचुरली डेवलप होने लगता है पढ़ते पढ़ते। और टीचर्स भी यही गाइड करते हैं और इसी चीज़ को एनकरेज करते हैं कि आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो पहला बात तो मुझे ये लगता है कि जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाएं या पीएचडी का सोचें, ये जानें कि इस टॉपिक के साथ, इस विषय के साथ आपको एक लंबा वक्त गुजारना है, आपको इस पर एक बहुत अच्छे से एक शोध करना है और आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज डेवलप करनी है, जिस वजह जो बगैर आपके इंक्लिनेशन के, बगैर आपके इंटरेस्ट के नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला तो मेरे लिए मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आपके अंदर एक नेचुरल इंटरेस्ट हो, एक आपका अपना इंक्लिनेशन हो उस टॉपिक के प्रति। तो मैं जब मास्टर्स में था तब से मुझे थोड़ा ट्राइबल सोसाइटीज़ में होने वाली हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें काम करूं। और दूसरा कि वो रिसर्च किया जा सकता है, गिवन ये कब पता चलता है जब हम लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए आपको पहली बात तो अपने रिसर्च प्रपोजल में जो सबसे ज़रूरी हो जाता है, मेरा ख्याल है वो है कि आपने कितना उस फील्ड से एसोसिएटेड रिलेटेड काम पढ़ा है, आपका उस डोमेन में एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग वर्क पे कितनी पकड़ है। क्योंकि जो लिटरेचर गैप होता है या रिसर्च गैप जिसे हम कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना सेंट्रल क्वेश्चन बनाते हैं, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप जितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट जो आपका टॉपिक है उस पर जितना डाइवर्स सेट ऑफ लिटरेचर है उसको आप जितनी बारीकी से, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उनके आर्गुमेंट्स को जितने अच्छे से समझेंगे और उसको अपने रिसर्च प्रपोजल में रिफ्लेक्ट करेंगे, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को उतना अच्छा और है ना मेहनत से बनाया गया दिखाता है, जो आई थिंक इट गिव्स अ नाइस इंप्रेशन टू टीचर्स। ओके, अब हम आते हैं आपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में मेरे सबसे दो इंपॉर्टेंस चीज़ जो बताया उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। एक तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंस बताया उन मास्टर्स स्टूडेंट के लिए जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो मेरे हिसाब से उनको अभी अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं से अपना लिटरेचर एक्सप्लोर करना चालू कर देंगे। और दूसरा आपने बोला कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, डिसाइड करें कि हाँ इस टॉपिक पर मुझे काम करना है, तो उस पर डाइवर्स जो भी लिटरेचर मिलता है, उस लिटरेचर में जो भी मेन आर्गूमेंट जो लग रहा है उसको कन्फाइन कीजिए और सही से समझने की कोशिश कीजिए और वहाँ से आपको रिसर्च गैप फाइंड आउट कीजिए और वहाँ से सेंट्रल क्वेश्चन आपका फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल बात, जैसे आपने हिमांशु पिछले बार इंटरव्यू दिया था अच्छी खासी जगह, तो इंटरव्यू को लेकर आपको लगता है कि सबसे जो बेसिक चीज़ है मेरे हिसाब से, हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट पाने से आपको क्या लगता है किस बेसिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप इंटरव्यू देते समय? हाँ, मेरा ख्याल है दो चीज़ें इसमें भी मैं बताना चाहूँगा। पहला कि प्रपोजल तो एक लंबी चौड़ी वो होती है ना, गो ऑन टू राइट इट इन 4000 वर्ड्स 5000 वर्ड्स, कई लोग इससे भी लंबा लिखते हैं, इंडिविजुअली वेरी करता है। कई जगह तो वो खुद लिमिट सेट करके देते हैं, यू हैव टू राइट इट इन दिस मच वर्ड्स। पर सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक गिवन सेट ऑफ टाइम में अपने रिसर्च के बारे में कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक जगह जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वो सारे लोग हो सकता है आपके लिए नए हों और आपका विषय भी उनके लिए नया हो।
तो आप किस लैंग्वेज में किस तरीके से उसे कम्युनिकेट करेंगे एक गिवन टाइम पीरियड में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा DU में भी और JU में भी, तो इट स्टार्ट्स विथ वेयर टीचर आस्क्स यू टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू वर्क अपॉन। तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि आपको ये बात बताना होगा कि आपका विषय क्या है, विषय से संबंधित किन चीज़ों को आपने देखा है, और उसके साथ ही साथ आपके सेंट्रल क्वेश्चंस क्या हैं, और अगर हाइपोथेसिस है तो वो क्या है, और अगर आपकी क्लैरिटी मेथड पे है तो थोड़ा सा मेथड को डिस्कस करते हुए आपको एक गिवन टाइम पीरियड में 2 मिनट 3 मिनट, तो इसका एक अगर अच्छा प्रैक्टिस है आपके पास पहले से कि आप बात कर रहे हैं और 3 मिनट में आपको सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को मोटा मोटी इस बात का अंदाजा हो जा रहा है कि आप किस विषय पर काम करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपके प्रपोजल को न भी देखा हो या सरसरी निगाह से देखा हो, तो उन्हें ये आइडिया हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके साथ ही साथ ये कि बहुत डिटर्मिनिस्टिक होकर बात न करें रिसर्च इंटरव्यूज़ के दौरान। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग चूँकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत डिटर्मिनिस्टिक होकर यस नो हाँ ना ऐसा है ऐसा नहीं है इस बाइनरी में न जाते हुए हम ये समझें कि जो आर्गुमेंट्स हैं, जितना हमारा सेट ऑफ रीडिंग है, जितना टू आवर लिमिटेड रीडिंग टू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, व्हाटएवर वी हैव रेड, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आर्गुमेंट्स को रखें। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो इंटरव्यू पैनल में एक पॉजिटिवली आपको देखने की अपील करती है। नहीं, सही आपने कहा एकदम कि एक तो मेरे हिसाब से आपका लैंग्वेज कुछ भी हो ज़्यादा इशू नहीं करता है, लेकिन आप किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं जो हिमांशु बता रहे हैं, वहाँ आपका जो 2-3 मिनट का जो आप प्रेजेंट करते हैं आप अपने आइडियाज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट ना करता हो आपके रिटन फॉर्म में, लेकिन अगर आप जब अच्छे से अगर प्रेजेंट कीजिएगा तो हो सकता है जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इंगेज करें आपसे, आपके सेंट्रल क्वेश्चन को, जैसे हिमांशु ने बताया कि खासकर आप जो उसमें भी इन्होंने जो बताया उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ कि रिसर्च का कंटेक्स्ट आपका क्या है, सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपकी अगर समझ है तो उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली आप अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। और आपने जो सेकंड पॉइंट बताया मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सेकंड पॉइंट था आपका मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे हिसाब से एक रिसर्च स्कॉलर एज ए रिसर्च स्कॉलर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर दिखना चाहिए, वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि हम एक्सपर्ट हो गया, एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बिल्कुल। तो इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा हिमांशु आपसे कि बिब्लियोग्राफी में कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च जैसे हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिब्लियोग्राफी डाल देते हैं इंप्रेशन बनाने के लिए, और लेकिन लास्ट स्टेज में जब लास्ट स्टेज जाते हैं, शेड्यूल आ जाता है हमारा, तो डर लगता है कि यार ये बिब्लियोग्राफी में तो किताब डाल दी है लेकिन उसका आर्गुमेंट हमें पता ही नहीं है। तो उसको लेकर आप क्या सजेस्ट कीजिए कि लास्ट वाला जो स्टेज है बिब्लियोग्राफी में बहुत आपने आर्टिकल्स या बहुत किताब को आपने मेंशन कर दिया है, तो उसको लिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताइए, इससे रिलेटेड बड़ा मैसेज आता है मेरे को कि भैया क्या किया जाए। तो अमूमन ये आम धारणा ऐसी ही है कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल है ना, उसको बहुत अच्छा या बहुत गहनता से लिखा गया तब माना जाता है जब आपके पास एक लंबी सूची होती है बिब्लियोग्राफी। इसका कारण ये भी है, हम समझ में ये है कि आपने अपने विषय को लेकर बहुत सीरियस होकर, है ना, बहुत गहनता से आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो इस दबाव में खासकर कि उस विषय से संबंधित ये काम है, उस काम को न पढ़ते हुए, उसमें क्या आर्गुमेंट्स हैं उसको न देखते हुए लोग उसे इसमें पुट कर देते हैं बिब्लियोग्राफी में। तो पहली बात तो कि ये समस्या तभी सॉल्व हो जाएगी जब आप अपने विषय से संबंधित, जो मैंने कहा कि एक लंबा वक्त अगर आप लिटरेचर रिव्यू में गुजारते हैं तो आपको मोटा मोटी समझ हो जाएगी कि ये एक काम है। हो सकता है आप उसके पूरे चैप्टर्स ना पढ़ें, हो सकता है उस पूरी बुक को ना पढ़ें, एडिटेड वॉल्यूम उसमें एक चैप्टर है जो आपके विषय से संबंधित है, आप उस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके आर्गुमेंट्स को दिमाग में रख सकते हैं और रिसर्च प्रपोजल में कंटेक्स्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि रिसर्च प्रपोजल में बहुत सारी रीडिंग्स हों तभी आपका प्रपोजल अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बहुत नए फील्ड्स में जब आप काम कर रहे हैं, अभी के जो इंपॉर्टेंट न्यू फील्ड्स हैं उस पर तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर बहुत कम, जिसको हम लोग एक्सप्लोरेटिव रिसर्च बोलते हैं, एक्सप्लोर करना चाहिए, और वो एरिया अभी खुद रिसर्च में एकेडमिया में एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो उसके लिए तो आपके पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ रीडिंग्स होंगी, तो उस तब आप क्या करेंगे? तो ऑफकोर्स आपके पास रीडिंग लिस्ट बहुत छोटी होगी बिब्लियोग्राफी में, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कोशिश करें जितने भी ज़्यादा नाम डालें, इस दबाव में न डालें कि उनको डालकर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा दिखेगा, उनकी बहुत ज़रूरत दिखे आपके प्रपोजल में, वो लगे कि वो कहीं से उनका ऐड होना आपके लिटरेचर रिव्यू को भी समृद्ध कर रहा है, आपके ओवरऑल रिसर्च प्रपोजल को भी एनरिच कर रहा है, और आप जो आगे काम करने चाहते हैं उससे संबंधित भी
उसकी ज़रूरत उतनी ही ज़रूरी है, तो उतना ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो हिमांशु पॉइंट बता रहे हैं खासकर वीडियोग्राफी को लेकर। मान लीजिए कास्ट पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और कास्ट पर काम करते करते आप जो है आप एंशिएंट टाइम में कोई आपके जो किनशिप है उसका रीडिंग आप मेंशन कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो आप एरिया जो चूज कर रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट आपके काम जो है उसको आप डालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि लिस्ट बढ़ाने के लिए आपके टॉपिक से रिलेटेड उस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए कि बिब्लियोग्राफी 2-3 पेज का हो और आपने बिब्लियोग्राफी में डाल दिया है, और एकदम सही बात है मेरे हिसाब से। इसको ध्यान रखना चाहिए जो हिमांशु बता रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तीनों चीज़ें बहुत अंतर संबंधित हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा बनेगा जी, उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जब उसे प्रेजेंट करेंगे आपको उतनी ही आसानी है, और आप जितनी आसानी से, जितनी अच्छे से कंसाइज वे में अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट कर पाएंगे, सामने वाले को, टीचर जो पैनल है उनको जितनी अच्छे से उस चीज़ को वो समझ पाएंगे, आपका फिर आगे का काम लिटरेचर रिव्यू का, सिचुएशन का, हाइपोथेसिस की पूरी बात जो इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी होती है, वो चीज़ें फिर उतनी ही आसानी से और इंगेज भी करेंगे। अगर आपका रिफ्लेक्शन अगर अच्छा रहेगा तो इंगेज भी करते हैं। तो जो बोर्ड मेंबर्स अलग अलग फैकल्टी बैठे हुए हैं, अलग अलग एरिया में उनकी एक्सपर्टीज होती है, लेकिन आपके जो रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका आइडियाज़ का, उसके हिसाब से वो इंगेज करते हैं। मतलब बहुत फैकल्टी खासकर आप व्यू में देखिएगा, हिमांशु आपको पता ही है, वहाँ इंगेज ही नहीं करते, एक दो पूछेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आप सही से प्रेजेंट नहीं करते हो तो उसके बाद ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते। इसमें लास्ट में मैं, हम लोग इंटरव्यू का लास्ट में है, उसमें बहुत प्रैक्टिकल जो होता है, खासकर जैसे हिमांशु हम लोग पिछले साल PhD से गुजर रहे थे, काफ़ी प्रेशर होता है और काफ़ी फियर होता है। बहुत लोग हैं जो, मैं खासकर यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो बहुत लोगों का मैसेज आता है जो 3-4 साल से लगे हुए हैं, PhD नहीं हो रहा है, काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। और तो ये जो प्रेशर फैक्टर है और जो फियर फैक्टर है जो इंटरव्यू को लेकर, उनको लेकर आप क्या सजेशन दीजिएगा? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि मॉक इंटरव्यू का क्या रोल है? प्रैक्टिस वाला जो आपने पार्ट बोला कि जो आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आपका जो है 2-3 मिनट का, उसलिए मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस पर कुछ बताइए आप। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि कई बार बहुत लोग बहुत अच्छा प्रपोजल बना लेते हैं और मेहनत करते हैं उस विषय पर, लेकिन इंटरव्यू उतना अच्छे से नहीं दे पाते। कुछ तो पर्सनालिटी का डिफरेंस कि बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, या एक ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें वो पहले से नहीं जानते वहाँ जाकर, और उस इन्वायरमेंट का एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो जाता है, वो उसे नहीं मैनेज कर पाते। पर मेरा ख्याल है कि मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने विषय से संबंधित, पहली बात कि इसका जो प्रेजेंटेशन का आप प्रैक्टिस कर लें, कि ये एक बार आपके उसको सेट कर देता है इंटरव्यू के टोन को, कि वंस यू एंटर द हॉल एंड यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सिनॉप्सिस इन अ ब्रीफ टाइम पीरियड ऑफ 2-3 minutes which takes up everyone, which engages everyone sitting out there, वो क्या होता है कि आपके इंटरव्यू के टोन को सेट कर देता है, आपको थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और आप देखते हैं कि टीचर आपसे बहुत पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं जो भी इंटरव्यू देने के उसमें है, कि वो ये प्रोबेबल क्वेश्चंस उनके फील्ड से क्या पूछे जा सकते हैं, कुछ बेसिक आइडिया खुद सोचें। हाँ, खुद उसको सोचें और ये सोचें कि कंसाइज भाषा में, है ना, कंसाइज वर्ड लिमिट में, टाइम पीरियड में वो उसका क्या सूटेबल आंसर दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जिसका भी विषय हो, जैसे हिंदुत्व के ऊपर ही अगर कोई टॉपिक बना रहा है, तो वो किस एंगल से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो मेरा ख्याल है कि आप जब प्रपोजल बनाते हैं तो आपके खुद मन में ऐसे सवाल आते हैं, तो आप एक बार बैठकर अपने प्रपोजल को जब आप पढ़ेंगे, अपने सेंट्रल क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपने हाइपोथेसिस के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग में खुद 2-3 सवाल आएंगे। दूसरा ये एक तरीका हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ बैठें और उनसे ये कहें कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें जो उन्हें लगता है एक इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछा जा सकता है। ये सब बहुत इनफॉर्मल एक्सरसाइज है, जो एक तो ये होगा कि आपके सामने, आपके अंदर जो एक डर है कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, और इसकी वजह से चीज़ें हम नहीं कह पाते, नहीं जवाब दे पाते, वो फिर आपके अंदर से थोड़ा जाएगा। और दूसरा ये कि आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, जो कि मतलब स्पॉन्टेनियस रिप्लाई इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और उससे संबंधित ही पूछा जा रहा है, तो आपके अंदर एक ये जो मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। और दूसरा यही कि जिन सवालों का आपके पास उत्तर नहीं है, या आपको जो लगता है कि ये सवाल आपके लिए अभी और आगे पढ़ने लिखने की जरूरत है इस सवाल को के उत्तर के लिए, तो आप बहुत हम्बली उस चीज़ के लिए रिप्लाई करें, है ना, कि सर मैम whosoever is it, है ना, कि I'll try to look forward, I'll try to see and I'll try to get an answer.
नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी आपने इंपॉर्टेंस बताया इसका कि जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, खास करके प्रैक्टिस करते करते समय क्या होता है कि आप फियर जो आपका होता है या प्रोबेबल जो क्वेश्चन होता है, एक आप उसके लिए तैयार रहते हैं इमीडिएट उसका आंसर किया होगा। और मेरे हिसाब से इंटरव्यू में जो होता है काफ़ी प्रिसाइज और कंसाइज चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दो, ना कि कहानी आप सुन रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा बातचीत हिमांशु में, और मैं आशा करता हूँ कि जो व्यूवर्स हैं उनको उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, जो इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खासकर CPS और जो कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी है, या JRF के थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया है खासकर JNU में। और अच्छी बात है कि यहाँ पर डिग्निफाइड इंटरव्यू होता है, कुछ सेंटर में कुछ स्पेस मिलता है, और आपने जो पॉइंट बताया है उस पॉइंट को अगर सही से कंसीडर किया जाए, लास्ट में अगर कुछ पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बोलना चाहिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि आराम से इंटरव्यू दें, बहुत इसका प्रेशर न लें, एडिट बहुत ज़्यादा जो आपने कहा कि ज़बरदस्ती का बिब्लियोग्राफी भरने की ज़रूरत नहीं है, और अपने प्रेजेंटेशन पर खासा ध्यान दें। और लिटरेचर रिव्यू जितना अच्छा होगा, आप थीमेटिकली जितना ज़्यादा समझ पाएंगे कि आपके रिसर्च एरिया से जुड़े फील्ड पे किनका ज़रूरी काम है, आपको अपने आप लिटरेचर गैप दिखेगा, और आपको अपने आप आपके क्वेश्चंस थोड़े सॉलिड बनते जाएंगे। और बाकी रिसर्च प्रपोजल की प्रक्रिया में तो चीज़ें बदलाव हमेशा, हाँ, उसका तो स्कोप हमेशा रहता है। तो इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और आराम से इंटरव्यू दें, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। और अभी आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो दोस्त खासकर PhD इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, कि उनको कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास आइडिया नहीं होता। जैसे हिमांशु ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में सजेस्ट किया, जो मुझे भी काफ़ी वैलिड लग रहा है, कि आप उसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट जो इन्होंने बोला, कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है, और जो अधिकतर एस्पिरेंट्स हैं वहीं से बाहर निकल जाते हैं, ये अपने आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कि उनका जो आइडिया है, जो सेंट्रल क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं, उस सेंट्रल क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने मेथडोलॉजी के माध्यम से। तो आप मेरे हिसाब से ओवरऑल जो भी पॉइंट था उसको आप लोग कंसीडर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उस हिसाब से रिसर्च प्रोजेक्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।